Hello friends, myself Rachna Kaur. I am back again with your continuation of the chapter, that is the rise of the nationalism in Europe. Right? अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टाइम टू टाइम बताती जाऊंगी कि एज पर द टाइमलाइन ऑल्सो, ठीक है। तो वी हैव डन कि फ्रांस में कैसे नेशनलिज्म आया, देन वी हैव डन नेपोलियन आ गया था, ठीक है। और नेपोलियन आए थे, नेपोलियनिक कोड उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। देन आफ्टरवर्ड्स काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, नेपोलियन अपनी टेरिटरीज और कॉन्कर्ड कर रहे थे। देन वी हैड ऑल्सो सीन कि यूरोपियन सोसाइटी बिफोर द नेशनलिज्म कैसे डिवाइडेड थी, न्यू क्लास एमर्ज हो रही थी बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और वो मिडिल क्लास रिच बन गई थी, ठीक है। देन वी हैड ऑल्सो सीन कि लिबरल एक नई सोच आई थी, लिबरल नेशनलिज्म, इनका क्या ओपिनियन था, इकोनॉमिकली क्या फ्रीडम, क्या चीज़ें चाहते थे, और पॉलिटिकली कैसे वो फ्रीडम चाहते थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसका इम्पैक्ट यूरोपियन पूरी कंट्री में पड़ा। और प्रूशिया ने एक इनिशिएटिव निकाला, कस्टम यूनियन ज़ोलरेन जिसे कहा जाता है, वो एक जो है उन्होंने निकाला इकोनॉमिकली बहुत सारी चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। देन वी हैड ऑल्सो सीन कि जो कंजर्वेटिज्म आ गया था, ठीक है। नेपोलियन का डाउनफॉल हो गया था एंड ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो उसके बाद नेपोलियन के ठीक वाटर डाउनफॉल के बाद ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग सारा कुछ जो है अब कंजर्वेटिव, एक और नई आइडियोलॉजी दैट इज द कंजर्वेटिज्म। तो सारा का सारा पार फिर से यूरोपियन कंट्रीज में कंजर्वेटिज्म आ गया था, मोनार्की आ गई थी, ठीक है। अब मोनार्की आ गई थी, उसके बाद अभी भी जो उनका साइमल्टेनियसली एक रेवोल्यूशनरीज जो थे वो जो है चल रहे थे, काफी उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज लगा दिए थे, कंजर्वेटिव्स ने सेंसरशिप लगा दी थी, तो किसी को अलाउड नहीं था प्रोटेस्ट करना। तो फिर उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी सीक्रेटली होने लगी, इसमें गसिपी मजनी के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। तो वी हैड सीन सो फार अप टू दिस, ठीक है। अब तक हमने ये सब चीजें देख ली हैं, ठीक है। देन मजीने का जैसे एंट्री उनका क्या कंट्रीब्यूशन था पूरे नेशनलिज्म का, ग्रेट दैट वी हैड सीन। नाउ वी विल सी द कि इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे कैसे रेवोल्यूशन जो है यूरोपियन कंट्री में आया, कैसे कैसे रेवोल्यूशन जो है यूरोपियन कंट्रीज में आया, ठीक है। कि अब हम देखेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशंस, क्लियर। लेट्स सी फ्रॉम द टाइमलाइन के अगर अकॉर्डिंग देखें, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, सिविल कोड नेपोलियन के थ्रू आ गया था, ठीक है। उसके बाद जेनेवा में मजीने का बॉर्न हुआ था 1807 में। फिर 1814 से 1815 के बीच ये सब कुछ देखो, यूरोपियन कंट्री में सब कुछ साइमल्टेनियसली सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आई एम डिवोटिंग दैट मच टाइम, अगर मैं यहाँ पे टाइम डिवोट कर रही हूँ जस्ट फॉर यू पीपल, सो दैट कि यू पीपल नॉट गेट कंफ्यूज एंड कीप अ लिंक, एक लिंक बना के रखें, ठीक है। तो 1814 से 15 के बीच जो हमने देखा नेपोलियन का फॉल, ट्रीटी ऑफ वीना हुई, तो नेपोलियन अल्टीमेटली 1815 में हार गए किस ग्रेट पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है अपहीवल जो है यहाँ तक तो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने 1834 में जो कस्टम यूनियन बना था, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। उसके बाद मजीने ने जो है 1831 को मजीने को एग्जाइल दे दिया था, क्योंकि उन्होंने लिगुरिया में रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, राइट। देन 18 दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लियर। तो अब बीच में जो जो मिस आउट हो चुका है दैट वी विल सी, और एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके सामने रेडी हो जाएगा। एंड यू नॉट टू बी वरी, मैं आपको फिर से एट द एंड ऑफ द वीडियो ऑल्सो आई विल लिंक अप ऑल द सीरीज, ऑल द इंसिडेंट्स हैपेंड इन द यूरोप, ठीक है। तो बीच बीच में जो रह गया है लाइक अपहीवल वाला फ्रांस, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी देखने वाले हैं, ठीक है। दैट वी विल सी हियर व्हाट इज ऑल अबाउट, ये क्या था, ठीक है। देखो
एज ऑफ रेवोल्यूशन का दौर स्टार्ट हो चुका था, कंजर्वेटिव्स रूल करने लग पड़े थे। 1830 से 1848 तक, 1830 से 1848 के बीच काफी रेवोल्यूशंस आए, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखा 1830 तक तो कंजर्वेटिव्स रूल करते थे, 1815 से लेके 1830 तक फिर से कंजर्वेटिव्स का रूल था, राइट। अब क्या हुआ कि 1830 में अब जो है रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में, यानी इनके बीच हो गए थे, इनके बीच अब जो है क्लैश चल रहा था, लिबरल, नेशनलिस्ट और कंजर्वेटिव्स, ठीक है, क्लियर। मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिबरल नेशनलिस्ट कौन है, जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी, उसमें जो रिच क्लास थे, जो प्रोफेशनल्स थे, जैसे स्कूल टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, द रिच पीपल, एलाइट क्लास थी, क्लर्क्स हैं, ठीक है, ये और भी जो है मिडिल क्लास के लोग, वो लोग इसके मेंबर थे जिन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया फ्रॉम 1830 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेटिव है अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे, लेकिन लिबरल नेशनलिस्ट कतई नहीं चाहते थे कि ये मोनार्की चलती रहे। हमने देखा था ये ऑटोक्रेसी चलती रहे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, तो इसको ये स्टॉप करना चाहते थे। तो इसी दौर में कई हद तक लिबरल नेशनलिस्ट जीत भी गए। कैसे? अब देखो कैसे कैसे इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट आउटकम्स, ठीक है, फर्स्ट अपहीवल, ठीक है, यहाँ पे पहले जो अपहीवल था वो फ्रांस में आया, ठीक है, जो पहला उभार था, जो इन रेवोल्यूशंस का रिजल्ट था, वो हमने फ्रांस में देखा जुलाई 1830 में। क्या हुआ कि काफी क्लैशेस हुए और फाइनली क्या हुआ कि बॉर्बन किंग्स जो इफ यू रिमेम्बर ड्यूक मेटरनिच ने अलाउ कर दिया था फ्रांस में कि दोबारा से बॉर्बन डायनेस्टी आ जाएगी, ठीक है। तो वहां पे जो बॉर्बन डायनेस्टी आ रही थी, रिमेम्बर मैंने आपको बोला था कि वहां पे बॉर्बन डायनेस्टी आ गई थी, ठीक है। तो ये जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, इनके हाथ में जो पावर थी अब इनसे छीन ली गई। अब पावर किसको दे दी गई? लिबरल रेवोल्यूशनरी, जो लिबरल क्लास थी उनके पास पावर थी। फिर इन्होंने भी थोड़ा सा नरमी बताई और इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखेंगे यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये हो गया कि भाई राजा होगा, राजा तो रहेगा, और उस राजा को क्या करना होगा, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। जो भी चीजें होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोगों को भी पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लुइस फिलिप जो थे वो इसके हेड थे, ठीक है, लुइस फिलिप जो थे इसके हेड थे। अच्छा, और इसी के रिगार्ड मतलब ये तो हो गया फ्रांस में दोबारा, क्योंकि हमने देखा कि लिबरल नेशनलिस्ट जीत गए थे। ये जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए थे 1830 ऑनवर्ड्स, इट कीप्स ऑन स्टार्टेड, देन इन द फ्रांस दे टेक ओवर, लिबरल रेवोल्यूशनरीज वहां जीत गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ड्यूक मेटरनिच ने इसी इंसिडेंट के रिगार्ड में जो है एक स्टेटमेंट दी, ठीक है। हमने देखा था ड्यूक मेटरनिच, मैंने आपको पहले भी कहा दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चन इनकी स्टेटमेंट्स पे आते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो टोल्ड मजीने द डेंजरस एनिमी ऑफ द सोसाइटी ऑफ यूरोप, ये इन्होंने कहा है मजीने के बारे में। तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस द कोल्ड। बोला है कि अगर जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जो है सर्दी लग जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका लिटरल मीनिंग मत लीजिए, इसका मतलब ये है कि फ्रांस में कुछ भी छोटा मोटा इंसिडेंट होता है तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पूरे यूरोपियन कंट्री में पड़ता है। एज वी हैड सीन, हमें तभी तो इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट वीडियो में हमने फ्रांस के बारे में क्या पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। It is the first clear expression of the nationalism, isn't it? तो ऐसा ही हुआ, फ्रांस में रेवोल्यूशन आया तो उसका कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज में तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा था, isn't it? So as ड्यूक मेटरनिच ने भी यही अपना ओपिनियन रखा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब जुलाई रेवोल्यूशन आया 1830 में। अब ऑब्वियसली यार फ्रांस को जो है फ्रांस में जो है रेवोल्यूशन आया, फ्रांस में चेंजेस लाई, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ोसियों पे भी पड़ना ही था ना। तो पड़ोसी फिर फ्रांस, मैं अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बना पाऊंगी, हाँ फ्रांस अगर यहाँ है तो बेल्जियम छोटी सी कंट्री यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर है बेल्जियम। तो बेल्जियम में क्या हुआ कि बेल्जियम के ऊपर कंट्रोल किसका था
ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का कंट्रोल था, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंस्पायर हो गए थे भाई। फ्रांस में जो है लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने कहा वहां पे जो है मोनार्की हट गई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो आया है। तो वी ऑल्सो वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम द यूके। तो इनको भी फ्रीडम मिल गई, इन्होंने भी रेवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट किए यहाँ पे भी, क्योंकि हमने देखा ही था कि लिबरल नेशनल्स जो थे वो सिर्फ फ्रांस में नहीं पूरे यूरोपियन कंट्री में फैले थे। तो इन्होंने भी वही स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी इनको भी सक्सेस मिली एंड दे ऑल्सो गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूके। जुलाई रेवोल्यूशन कहा जाता है इसको 1830 का, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1832, ठीक है। अच्छा, मैं इससे पहले ना आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ। देखो क्या है कि ये जो ग्रीस है ना, ये यूरोप और एशिया के बॉर्डर में है, मतलब बीचों बीच में है ये। तो मतलब है तो यूरोपियन कंट्री, बट एशिया के साथ भी इसका मतलब उसके बॉर्डर पे है ये, मतलब एकदम साइड में। तो क्या होता है कि इस ग्रीस में क्या है कि जो है क्रिश्चियंस भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्रिश्चियंस भी हैं और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी है, मतलब इसका कुछ पोर्शन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर कब्जा किसका था? मुस्लिम कम्युनिटी यानी ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग जो थे वो मतलब ग्रीस को बड़ा, क्योंकि ये बहुत मतलब इनका मानना था, इफ यू रिमेम्बर द ग्रीस सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन थी ये, आपने सुना होगा ग्रीक गॉड्स हुआ करते हैं, है ना। तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी। यूरोपियन कंट्रीज ग्रीस को मतलब अपना, इसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है सभ्यता आई थी, यहाँ पे जो था जो भी चीजें थी इन्होंने यहाँ से सीखा है, सब कुछ यहाँ की देन है। तो इनका ना बड़ा, इनका बहुत मानते थे ग्रीस को ये। तो दे वांट कि ग्रीस जो है मुस्लिम एम्पायर यानी ऑटोमन एम्पायर से फ्री होना चाहिए और क्रिश्चियनिटी की तरफ आना चाहिए, मतलब कि ये जो है यूरोपियन कंट्री में रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे रहना चाहिए। तो यूरोप से इसके काफी सपोर्टर्स थे। तो ग्रीस को ये यहाँ पे जो है काफी हद तक जो है सक्सेस हुए, मतलब सक्सेस हो गए थे, यहाँ पे इसको फ्रीडम मिल गई थी। क्यों? बिकॉज यूरोप का ना इनका आपस में कुछ अटैचमेंट थी, एक बिलीफ था जुड़ा हुआ बिकॉज ऑफ द यहाँ की सिविलाइजेशन में, तभी इसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, सबसे पहले यहाँ पे सिविलाइजेशन स्टैब्लिश थी, मतलब यहाँ पे सभ्यता थी। जैसे हमारी कंट्री में हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, तो सिमिलरली यहाँ पे जो है ग्रीस की जो सिविलाइजेशन जो थी ये अपने आप को काफी रिलेट करते, जो कुछ भी हमारी यहाँ की देन है। तो ग्रीक गॉड्स वगैरह सब एसोसिएटेड है यहाँ से। तो दे बिलीव इट एंड दैट्स व्हाई दे गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द यूरोप एंड दे आर एबल टू गेट फ्री फ्रॉम दिस ऑटोमन एम्पायर। तो ये ऑटोमन एम्पायर से फ्री होने में काफी सक्सेसफुल रहे। अब इस पूरे रेवोल्यूशन में 1832 में जो आया था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, यहाँ पे लॉर्ड बायरन का बड़ा मेन रोल था, मतलब मेन का एक छोटा सा रोल इन्होंने भी प्ले किया था। ही वॉज अ पोएट, ठीक है, ये पोएट थे। तो इन्होंने भी ना काफी ज्यादा ना लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की, अट्रैक्ट किया कि वी वांट, मतलब हमें जो है फ्रीडम चाहिए ये वो। तो मुस्लिम एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर से दे वांटेड, ठीक है। तो इन्होंने ये जब प्रमोट करने के लिए कहा, मतलब जगह बहुत जगह जाते थे। तो इसी के और बीच में इनकी जो है फीवर हो गया इनको, हाई फीवर की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो ये भी इनका भी इसमें बीच में छोटा सा रोल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जब है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये ग्रीस में एक जगह है, ठीक है। तो वहां पे जो वहां पे एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत ग्रीस को इंडिपेंडेंट करार कर दिया। अच्छा, एक इन्फो दूं मैं आपको, वैसे तो यू मस्ट नो कि ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक्स भी यहीं पर सबसे पहले खेले गए थे, ठीक है। और कैपिटल इसकी एथेंस है। और लॉन्ग बैक यहाँ पे ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हुआ करती थी, बिकॉज द पॉपुलेशन इज वेरी लेस, मतलब जो डेमोक्रेसी आई यहाँ पे तो बाद में, तो यहाँ पे ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, लोग खुद रूल करते थे यहाँ पे। तो दिस वॉज द सिनेरियो, मतलब ग्रीस से जुड़ी मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फो दे दी, एज आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको बोलती हूँ कि मैं एक एक्स्ट्रा इन्फो देती जाऊंगी साथ साथ। तो ग्रीस का ये था, फर्स्ट ओलंपिक्स भी यहीं खेले गए थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, दीज वर द रेवोल्यूशंस दैट टुक प्लेस
फ्रॉम 1830 टू 1848, ठीक है। ये 3 मेन रेवोल्यूशंस थे जो थे, ठीक है। तो इसमें जो है यूजुअली एक इनमें से भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है बहुत पूछी जाती है, तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दैट, मतलब अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। 3-5 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स का यूजुअली दे आस्क, तो और 5 मार्क्स का तो डेफिनेटली किसी क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके, तो यू मस्ट प्रिपेयर दिस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब मैं आपको यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको सारा ना को रिलेट करती हूँ। कैसे? देखो 1789 में, ठीक है, 1789 में क्या आया कि फ्रेंच 1789 में 1789 में जी फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। फिर उसके बाद 1799 में नेपोलियन का कंट्रोल हो गया, कहाँ पे? फ्रांस में, ठीक है। डायरेक्टरी के मिसयूज किया था इन्होंने, मतलब डायरेक्टरी का फायदा उठाया था, एडवांटेज ले लिया था कि वहां पे उनके अपने क्लैशेस चल रहे थे। देन 1804 में यहाँ पे आया नेपोलियनिक कोड कह लो या सिविल कोड, यहाँ पर आया। काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन हो गई थी बेटर, नेपोलियन ने काफी टेरिटरीज कॉन्कर्ड भी की थी, ठीक है। देन 18 मतलब मेन इवेंट्स आपको मैं बताऊंगी। देन उसके बाद जो है आफ्टरवर्ड्स 1815, ठीक है, 1815 में ट्रीटी ऑफ वीना साइन की, जिसके तहत फिर से कंजर्वेटिज्म का रूल यहाँ पे आ गया था, ठीक है। और इसी दौरान जो है चल रहे थे पैदा, मतलब इसी दौरान जो है न्यू क्लास इमर्ज हो गई थी, दैट इज द लिबरल नेशनलिस्ट। यानी 2 तरह की सोच के लोग आ चुके थे। ये एक थे कंजर्वेटिव्स, ठीक है, कंजर्वेटिव्स, देन वी हैव द लिबरल्स, ठीक है। तो 2 तरह के लोग यहाँ पे, 2 तरह की सोच के लोग यहाँ पे आ गए थे, इनके बीच काफी क्लैशेस चल रही थी, ठीक है। इन्हीं क्लैशेस के दौरान अब 1830 में क्या हुआ, कंजर्वेटिव्स का रूल हो गया भाई खत्म, ठीक है। फ्रांस में अपहीवल हुआ और बेल्जियम और फ्रांस में जो है दोबारा से बेल्जियम हो गया इंडिपेंडेंट, फ्रांस जो है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, ठीक है। बेल्जियम गॉट द फ्रीडम एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे 1832 में फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है साइन की गई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की, जिसके तहत ग्रीस को मिल गई इंडिपेंडेंस, ठीक है। और फिर 1834 में जोल्वरन भी बना, लिबरल नेशनलिस्ट जो है जो चीजें चाहते थे वो यहाँ पे हुई, जोल्वरन भी बना, ठीक है। प्रूशिया का इनिशिएटिव था। तो दिस इज द चेन। इस बीच में गसिपी मजीने भी हैं, तो उनका रोल जो है वो भी है। 1807 में अगर हम देखें तो 1807 में उनका बॉर्न हुआ था जेनेवा में। देन 1831 में उनको एग्जाइल लिगोरिया का दे दिया गया था। देन 18 उसके बाद उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज भी बनाई थी, ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स। बट अगर हम इंसिडेंट्स की बात करें जो नेशनलिज्म की, तो वो ये इस तरह से कुछ टाइमलाइन चल रहा है। तो नी नॉट टू बी गेट कंफ्यूज, क्योंकि सब जगह सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।